नमस्कार। सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सिंह। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत कार्यों में आई तेजी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर और गोरखपुर में बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य में बनेगा उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड। योगी मंत्रिमंडल ने प्रदेश में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को भी दी मंजूरी। वैश्विक मंदी की आहट के बीच भी भारत की तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था बनी दुनिया के लिए मिसाल। केंद्र सरकार की योजनाओं को मिली देश दुनिया की तारीफ। और ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने खोजी अमेठी की 4 लापता बच्चियां। खेत से गायब हुई बच्चियों को बरेली की जीआरपी पुलिस ने पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन से किया बरामद। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जनपद में राप्ती, सरयू और रोहिन नदियों में आई बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने जनपद में गोला तहसील के बड़हलगंज विकास खंड में बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों में बाढ़ राहत सामग्री बांटी और गांव के लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के बसंतपुर में भी बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ित परिवारों के साथ है। बाढ़ में हर परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राहत और बचाव कार्य के लिए धन की कमी नहीं होने पाएगी। बाढ़ राहत शिविरों में लंच पैकेट बांटने के लिए निर्देश दिए गए हैं और राशन किट वितरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आज सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर और गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया और प्रशासन के अधिकारियों को सभी पीड़ितों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। राप्ती और सरयू का जो संगम होता है, उसके कारण आसपास के क्षेत्रों में जो तत्काल जल भराव और भीषण बाढ़ की समस्या खड़ी होती है, उससे बचाव का क्या रास्ता हो सकता है, उसको हम लोग देख रहे हैं। उसका पूरा सर्वे भी हो रहा है और बरसात के बाद एक बार फिर से सर्वे करने के बाद हम इस कार्य को करेंगे। हमने इस बारे में प्रशासन को बहुत स्पष्ट निर्देश दिया है कि हर बाढ़ पीड़ित को, जिनके घर में भोजन बनाने की स्थिति नहीं, उसको दिन में 2 बार कम से कम भोजन की व्यवस्था उससे करें। सूखा राशन भी उपलब्ध कराने के लिए राशन किट के लिए 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई, 2 किलो भुना चना, 2 किलो अरहर की दाल, रिफाइंड तेल और मसाले, नमक, 5 लीटर केरोसिन, ये सभी चीजें उसे उपलब्ध करवाने के साथ ही पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था भी हर गांव में करें। इसके साथ ही फसल को भी व्यापक क्षति पहुंची है, उसका तत्काल सर्वे करें और जहां पे फसल लोग बोते थे, हम इस बार उसकी राशि को भी, मुआवजे की राशि को बढ़ा करके किसान बंधुओं को उपलब्ध करवाएंगे, जिससे हर किसान को इस आपदा के समय हम सहायता दे सकें। जनहानि जहां पर हुई है 4 लाख रुपए की सहायता, अंग भंग होने की स्थिति में 75,000 से 2.5 लाख रुपए तक की सहायता देने के लिए भी हम लोगों ने निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जनपद संत कबीर नगर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके पश्चात उन्होंने धनघटा तहसील के छपरा मगरवी में दिव्यांश पब्लिक स्कूल परिसर में बाढ़ पीड़ितों से भेंट करने के बाद उन्हें राहत सामग्री वितरित की। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों को आश्वस्त किया कि आपदा की इस घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार हर पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से पीड़ित लोगों तक राहत सामग्री और अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध कराते हुए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास या मकान बनवाने के लिए 1.20 लाख रुपए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों की क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वे कराकर उन्हें 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से क्षतिपूर्ति दी जाएगी। मैं आप सबको आज के इस अवसर पर आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि संकट की इस घड़ी में सरकार, केंद्र और राज्य दोनों आपके साथ में है।
मैंने अभी जिलाधिकारी से ये कहा है कि तटबंध के उस पार जितने गांव हैं, अगर उन्हें हम तटबंध के इधर कहीं बसाने की व्यवस्था कर सकते हैं तो हमें उस पर भी विचार करना चाहिए, जिससे हर वर्ष आने वाली बाढ़ की त्रासदी से इन लोगों को बचाया जा सके। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से अपने जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि जो भी बाढ़ से पीड़ित है, पहली प्राथमिकता अगले 2 दिन के अंदर काफी राहत मिलेगी, लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए इन सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हम लोग राहत उपलब्ध करवा दें, सुरक्षित स्थान पर बचाने की फिर उसके बाद की प्लानिंग करें। इसके बाद स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का भी कार्यक्रम चलाएं। दीपावली के पहले बीमारी ना आए, इसके लिए स्वच्छता के विशेष कार्यक्रम करना, छिड़काव के कार्यक्रम को करना, जहां पर पेयजल उपलब्ध है, शुद्ध है, वहां अच्छा है, जहां नहीं है पानी गर्म करके ही पिए। इन सब के बारे में भी स्वास्थ्य शिविर आदि लगाना। सांप, बिच्छू या जंगली जानवर या किसी भी अन्य के द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने पर एंटी स्नेक वेनम या फिर एंटी रेबीज के वैक्सीन भी वहां पर हर स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध कराने के साथ साथ स्वास्थ्य शिविर भी हर जगह उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि आपदा की इस घड़ी में सरकार आपके साथ में है और आप हर संभव सहायता आप सबको उपलब्ध कराएं। नेपाल के 3 बैराजों से पानी छोड़ने से आजमगढ़ के सगड़ी तहसील में बहने वाली सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जो खतरे के निशान से लगभग 1.5 मीटर ऊपर पहुंच गया है। बाढ़ से लगभग 45 गांव की 70,000 आबादी प्रभावित हुई है। बाढ़ की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य और भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एनडीआरएफ के सहयोग से बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव कार्य जारी है। भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि बाढ़ से जुड़े अधिकारी 24 घंटा अलर्ट मोड पर रहें। और बांध कई जगह से पानी उसमें से रिस रहा है और तुरंत हम लोगों ने अधिकारियों को ये कहा कि आप लोग जो है अलर्ट मोड पे रहिए। वहाँ मिट्टी और जो बोरी की व्यवस्था की गई है उसको तैनात लेके रहिए। कहीं भी अगर ऐसा होता है कि बांध टूटने की स्थिति बनती है तो उसको आप लोग तुरंत जो है मरम्मत करें। 24 घंटा उनको अलर्ट मोड पे रखा गया है। दूसरी बात यह है कि माननीय मंत्री जी जो आए थे, सिंचाई मंत्री जी, तो वो आए ही इसलिए थे कि बांध की स्थिति क्या है, बांध की स्थिति क्या है, वो यहाँ से अवलोकन करके और जा करके मुख्यमंत्री जी को और हमारे सिंचाई मंत्री जी को बता। आइए प्रदेश के पूर्वी जिलों में आई बाढ़ के ताजा हालातों पर और जानकारी के लिए चलते हैं दूरदर्शन के गोरखपुर संवाददाता राजेश पांडे के पास। जी राजेश, इन दिनों प्रदेश के गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, आजमगढ़ और गोंडा सहित कई जिलों में बाढ़ की विभीषिका जारी है। क्या कारण है जो अचानक ये बाढ़ आई है और क्या इसके ताजा हालात हैं इस वक्त, जानकारी दें। गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया जनपदों में बारिश के कारण एक तो बाढ़ आती है और दूसरी नेपाल से जब पानी छोड़े जाते हैं उसके वजह से बाढ़ आती है। पहले के समय में इधर जून से लेकर के और सितंबर तक के महीने जो हुआ करते थे वो बाढ़ से प्रभावित हुआ करते थे। उस दौरान इतनी बाढ़ आती थी कि स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता था, जिसके कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांशतः जिलों में इंसेफ्लाइटिस का कहर जारी हुआ करता था, जिससे बच्चों की ज्यादा मौतें हुआ करती थी। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का बेल्ट जो है ये सरयू, रोहिन, राप्ती सहित कई ऐसी नदियां हैं जिसकी वजह से बाढ़ आती हैं और इसमें पानी नेपाल से भी छोड़े जाते हैं और अतिवृष्टि के भी कारण आती है। इस पर बहुत सी प्रशासन की तरफ से तैयारियां हो रही है, परंतु ये प्राकृतिक आपदा है जिसके वजह से अभी तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो चुका है। गोरखपुर की बात करते हैं, गोरखपुर से बड़हलगंज विकास खंड से लेकर के देवरिया का निर्माण हम राम जानकी मार्ग करते हैं, उस पर बांध टूट जाने की वजह से यह मार्ग बंद कर दिया गया है। वही लेकिन गाँव पट्टी वहाँ पर अभी विगत दिनों नाव पर से 4 लोग से 2 लोग उसमें मर गए। तो इस तरह से मिलाकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो बेल्ट है नदियों का भरा बेल्ट है जिससे हमेशा बाढ़ आती है। इसी तरह से कुशीनगर की बात करें तो गंडक नदी है, नारायणी नदी है, वहाँ भी अधिकांशतः गाँव प्रभावित है। जी
जी राजेश, जानकारी के लिए धन्यवाद। प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर बड़ी सब्सिडी का ऐलान भी किया गया है। पहले खरीदो पहले पाओ की तर्ज पर राज्य सरकार इलेक्ट्रिक कारों की खरीद पर फैक्ट्री कीमत पर 15% सब्सिडी या 1 लाख रुपए तक की छूट देगी। इसके अलावा 3 व्हीलर वाहनों पर 12,000 और 2 पहिया वाहनों पर 5,000 रुपए तक की छूट दी जाएगी। इलेक्ट्रिक बसों पर भी 20 लाख रुपए तक की छूट दी जाएगी। प्रदेश में हुई कैबिनेट बैठक द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और पशुधन दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेश को बढ़ाने और 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य को लेकर नीतियों में संशोधन का फैसला किया गया है। हम लोग आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें जो प्रस्ताव पास हुए उसमें एक प्रमुख प्रस्ताव है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022। हम सब जानते हैं कि हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स जब बढ़ता है उससे प्रभावित होते हैं, साथ साथ आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में हम लोग डीजल और पेट्रोल पर हमारा निर्भरता कम हो, इसे इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन करने के लिए ये नीति विशेष रूप से आज लाई गई है। इसके जो प्रमुख बिंदु हैं उसमें खास तौर से अगर आप दुपहिया वाहन खरीदेंगे या तिपहिया वाहन खरीदेंगे या चौपहिया वाहन खरीदेंगे उसके लिए आप लोगों को चार्जिंग स्टेशन पर भी सब्सिडी है, स्वीपिंग स्टेशन पर भी सब्सिडी है और जहां तक स्कूटर मोटरसाइकिल खरीदने के ऊपर जो हमारा इस समय हमने प्रस्तावित किया है, जो आज पास हुआ है, उसमें 5,000 रुपए दुपहिया वाहन के ऊपर सब्सिडी है, तिपहिया पर 12,000, 4 व्हीलर पर 1 लाख रुपए तक और 20 लाख रुपए तक बसों पर जो निजी बसें हैं उसको खरीदने के लिए। प्रदेश में मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड बनाने को भी मंजूरी दी है। इसका काम प्राकृतिक खेती को बढ़ाने में सतत मार्गदर्शन देना होगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ये जानकारी देते हुए बताया कि 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 2023 तक धान का क्रय किया जाएगा। साथ ही खरीफ के मौसम में मक्के और बाजरे की खरीद की जाएगी, जिसका एमएसपी का रेट 1,962 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। बाजरे की खरीद 2,350 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से होगी। बाढ़ के कारण जो क्षति हुई है उस संदर्भ में उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने आज एक प्रस्ताव लाया था और उस प्रस्ताव के अंतर्गत जो सहमति प्राप्त हुई है कि चना और मसूर के हम 1.5 लाख मिनी किट निःशुल्क 2.5 लाख मिनी किट किसानों को हम निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे। 1.5 लाख निःशुल्क मिनी किट मसूर का होगा, 1 लाख मिनी किट चना का होगा, मसूर 8 किलो एक किट के भीतर होगा, चना 16 केजी का किट होगा। तो इस प्रकार से 16,000 क्विंटल चने का, 12,000 क्विंटल मसूर का, 28,000 क्विंटल दलहन के बीज हम निःशुल्क किसानों के बीच में वितरित करेंगे। वहीं प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और 2022-23 में 1,000 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। संकल्प पत्र 2022 में ये हम सब घोषणा किए थे कि लघु सीमांत किसानों को सिंचाई क्षमता के दृष्टि हम लोग उनको बढ़ाएंगे, उनकी क्षमता बढ़ाएंगे और किसान आत्मनिर्भर बनेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत अपने संकल्प सरकार ने 5,000 करोड़ का प्रावधान किया है और 22-23 में 1,000 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत बजट का प्रावधान किया है। इसमें नवीन कार्यों में पूर्व से निर्मित उथले नलकूप पर पंप सेट, हौज, वाटर टैंक व जल वितरण प्रणाली, उथले, मध्यम, गहरे और गहरे नलकूपों पर सोलर पंप सेट
और पठारी क्षेत्रों में ब्लास्ट वेल चेक डैम, मरम्मतकार चेक डैम और तालाबों के तालाबों पर भू स्तरीय सिंचाई हेतु सोलर पंप सेट एवं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि कार्यों का समावेश है। ये सभी कामों से किसान कृषक सिंचाई क्षेत्र हेतु आत्मनिर्भर होंगे। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें मथुरा में शनि परिक्रमा मार्ग बनाने को मंजूरी मिल गई है। कोसी कला में शनि परिक्रमा मार्ग बनाया जाएगा। पूरे प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने की तमाम योजनाएं देने का, पर्यटन सुविधा विकसित करने का काम प्रदेश सरकार कर रही है और खास रूप से मथुरा वृंदावन के विकास के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद निरंतर रूप से इसके लिए काम कर रही है और पर्यटकों की सुविधा के लिए हम लोगों ने एक वृंदावन में प्रासाद योजना के अंतर्गत एक पर्यटन सुविधा केंद्र शुरू किया था, जिसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 11 फरवरी 2019 को किया गया था। बहुत अच्छे परिणाम आए। वहाँ हमने बड़े टॉयलेट ब्लॉक, डोरमेट्री, खुला रसोई क्षेत्र, 56 बसों के पार्किंग की व्यवस्था, छोटी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था करी थी, जिसके बहुत अच्छे परिणाम आए और परिणामों से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई, पर्यटकों को काफी सुविधाएं मिली। प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में दुग्ध प्रसंस्करण इकाई लगाने पर 15 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। प्रदेश के पशुधन दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने यह जानकारी देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश दुग्ध विकास प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1,25,000 रोजगार सृजन का अनुमान है। विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 1.25 लाख नए रोजगार सृजन का अनुमान है। प्रस्तावित नीति के प्रमुख उद्देश्य में प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर प्रदेश में दुग्ध आधारित उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए अगले 5 वर्षों में 5,000 करोड़ के पूंजी निवेश के लक्ष्य को प्राप्त करना है तथा प्रदेश में दुग्ध प्रसंस्करण के स्तर को वर्तमान 10% से बढ़ाकर 25% तक ले जाना एवं दुग्ध प्रसंस्करण की स्थापित क्षमता को मार्केटेबल सरप्लस के 44% से बढ़ाकर 65% किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को ऊना से दिल्ली के लिए रवाना किया। देश में शुरू होने वाली ये चौथी वंदे भारत रेलगाड़ी है। इसके शुरू होने से देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को आरामदायक और तीव्र गति की यात्रा सुविधा मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के ऊना में पीएम मोदी के काफिले का कुछ इस अंदाज में लोगों ने स्वागत किया। पीएम को जो सम्मान मिला उसके प्रति उन्होंने आभार जताते हुए राज्य को कनेक्टिविटी की ऐसी भेंट दी जिससे स्थानीय लोगों का जुड़ाव सीधे दिल्ली से हो गया। पीएम के हरी झंडी दिखाते ही महज 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अपने गंतव्य के लिए निकल पड़ी। ये देश में शुरू की गई चौथी वंदे भारत ट्रेन है और पहले की तुलना में ये एक उन्नत संस्करण है। आज जब देश को मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों से जोड़ा जा रहा है, तब भी हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों में है। वंदे भारत एक्सप्रेस, ये नैना देवी, ये चिंतपूर्णी, ये ज्वाला देवी, ये कांगड़ा देवी, ऐसी हमारी पवित्र स्थान, हमारे शक्तिपीठों के साथ साथ हमारा आनंदपुर साहब, यहां आना जाना भी बहुत आसान हो जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस से दूसरे शहरों में काम करने वाले साथियों को भी लाभ होगा। पीएम मोदी ने खुद ट्रेन के भीतर जाकर इसका निरीक्षण किया और कर्मचारियों से बातचीत भी की।
ट्रेन की शुरुआत होने से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने और यात्रा को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। जो हमारी पब्लिक है उसके लिए बहुत सुविधा हो गई है। जो मोदी कर रहा है एक नंबर कर रहा है, हिमाचल तो एक नंबर में कम हो रहा है। क्षेत्र की जनता की तरफ से मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हमारे ऊना के क्षेत्र के लिए दी है। पहले 8 घंटे में पहुंच दिल्ली, अब 4-5 घंटे में पहुंच जाएंगे। जो सरकारें आती थी वो काम बिल्कुल कम करती थी। ऐसे ही कोई बड़े बड़े जो पार्क, बड़ी बड़ी जो चीजें बढ़ रही है ना, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। प्रधानमंत्री ने ऊना जिले के हरोली में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। पार्क एपीआई आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। इसमें करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है और 20,000 से अधिक लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। ये क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। इस बल्क ड्रग पार्क पर करीब 2,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। हिमाचल जैसे छोटे राज्य में 2,000 करोड़ रुपया एक प्रोजेक्ट के लिए। आने वाले वर्षों में यहां 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश यहीं पर होने वाला है, इसी काम में होने वाला है। हजारों करोड़ रुपए का निवेश ऊना का, हिमाचल का कायाकल्प कर देगा। इससे रोजगार के हजारों ऐसे अवसर पैदा होंगे, स्वरोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे। पीएम ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIIT ऊना राष्ट्र को समर्पित किया। इसकी आधारशिला 2017 में प्रधानमंत्री ने ही रखी। पहले की सरकारों ने इस पर ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे हिमाचल को सामर्थ्य से नहीं, क्योंकि उसकी संसद की सीटें कितनी है उस पर आंका करते थे। इसलिए हिमाचल को IIT के लिए, IIIT के लिए, IIM के लिए, एम्स के लिए डबल इंजन की सरकार का इंतजार करना पड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि आज हिमाचल के विकास के लिए अभूतपूर्व काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज एक तरफ जहां हिमाचल में दोगुनी गति से ग्रामीण सड़कें बनाई जा रही हैं, वहीं तेजी से ग्राम पंचायतों तक कनेक्टिविटी भी पहुंचाई जा रही है। विश्व में सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था के बीच में भारत वैश्विक मंदी आहट के बीच में भी दूसरे देशों के लिए एक मिसाल बना हुआ है। केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं दुनिया भर में जमकर तारीफें बटोर रही हैं। केंद्र सरकार की डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने लॉजिस्टिकल मार्वल बताया है। वैश्विक मंदी के खतरे के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 6.8% कर दिया है। भले ही वैश्विक हालातों को देखते हुए IMF ने अपने पूर्वानुमान में कटौती की हो, लेकिन उसने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया है कि दुनिया के तमाम देशों में मंदी के खतरे के बीच भारत सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और आने वाले समय में भी तेजी से आगे बढ़ेगा। मंगलवार को जारी अपनी वार्षिक विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में IMF ने कहा है कि 2022 में भारत की GDP में वृद्धि का संशोधित अनुमान 6.8% है। वैश्विक विकास का अनुमान 2021 में 6.0% से 2022 में 3.2% और 2023 में 2.7% रहने का है। वैश्विक वित्तीय संकट और कोविड-19 महामारी के तीव्र चरण को छोड़कर 2001 के बाद से ये सबसे कमजोर वैश्विक विकास दर है। IMF ने कहा है कि 2022 में दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सुस्त बनी रहेंगी। इनमें अमेरिका 1.6%, चीन 3.2% और यूरो एरिया 3.1% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ेगा। वहीं भारत की विकास दर 6.8% रहेगी, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। IMF के डिप्टी डायरेक्टर पाउलो माउरो ने भारत की डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश को देखते हुए ये स्कीम अपने आप में बेमिसाल है और भारत से कई चीजें सीखी जा सकती हैं। माउरो ने कहा कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम लॉजिस्टिकल मार्वल है और बेहद कम आय वाले लोगों की इससे काफी मदद हुई है। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम लॉजिस्टिकल मार्वल है क्योंकि ये प्रोग्राम बेहद कम आय वाले लोगों की अच्छी मदद कर रहा है। करोड़ों लोग इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। भारत में इस तरह के कई ऐसे प्रोग्राम्स
सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो निम्न आय वाले लोगों के साथ ही महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों के लिए खास तौर पर तैयार किए गए हैं। दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत मंदी की आहट के बीच भी दूसरे देशों के लिए मिसाल बना हुआ है। IMF ने भारत सरकार की आर्थिक नीतियों की जमकर तारीफ की है। सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाएं, जिनके केंद्र में निम्न आय वर्ग के साथ ही महिलाएं, बुजुर्ग और किसान हैं, वो वैश्विक स्तर पर सराहना बटोर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं एक विराम। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार द्वारा चलाई गई ऑपरेशन मुस्कान योजना से अमेठी को बड़ा फायदा मिला है। इस योजना से एक ही गांव की बंगाली परिवार की 4 लापता बच्चियों को उनके परिवारों से मिलाकर उनकी मुस्कान वापस लाई गई है। पुलिस ने बताया कि संग्रामपुर थाना क्षेत्र के मुबीह शाह डेवडसा गांव की बंगाली समुदाय की 4 नाबालिग बच्चियां खेत में घास काटने गई थी, जहां से सभी लापता हो गई। देर शाम तक बच्चियों के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर बच्चियों की तलाश में जुट गई। जांच के दौरान पता चला कि सभी बच्चियां खेत में घास काटने के बाद बड़गांव बाजार पहुंची, जहां उन्होंने ठेले पर चाट खाई और एक ऑटो में बैठकर कहीं चली गई थीं। बच्चियों के सुराग मिलते ही पुलिस ने अमेठी रेलवे स्टेशन पर लगे CCTV की जांच की तो सभी बच्चियों का प्रतापगढ़ से दिल्ली जा रही पद्मावत एक्सप्रेस पर बैठने का पता चला। इस पर अमेठी की पुलिस ने बरेली GRP पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद बरेली पुलिस ने सभी बच्चियों को पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन से सकुशल बरामद कर लिया। बच्चियों के बरामद होने की सूचना मिलते ही पुलिस और परिवारजनों ने राहत की सांस ली। टीकर माफी चौकी प्रभारी अभिनेश सिंह की अगुवाई में एक टीम ने बच्चियों को सही सलामत बरेली से लाकर उनके परिवार को सौंप दिया है। अंतर्गत ये गांव से 4 लड़कियों जो घास काटने के लिए गए थे, इन लोगों का उम्र लगभग 15 से 16 साल था। ये वापस घर आए नहीं थे। इसका सूचना पुलिस को दिए थे। इसमें पुलिस ने तुरंत FIR पंजीकृत कराकर बच्चियों का बरामद करने के लिए 5 टीम भी गठित किए थे। ये 5 टीमों CCTV का अवलोकन, CDR और डंप एनालिसिस का अवलोकन और अन्य लोगों से पूछताछ के दौरान ये 4 बच्चियों का सुबह 2 बजे दिल्ली जाते रूट पे बरेली रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद किया गया है। अब भैया गई घास गई, नहीं जाना कि कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं। पता चला जब शाम होने लगा तो उसको हेरने लगे, कहाँ गई 4 लोग।